गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। TVHIS क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। और हमने क्लास 12th में लिक्विड सॉल्यूशन हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिलाया था। हमारा जो चैप्टर सेकंड है सॉल्यूशन, ठीक है। अभी तक हमने लिक्विड में लिक्विड को मिलाया था और सॉल्यूशन बनाया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, लिक्विड को लिक्विड से अलग करेंगे, ठीक है। लिक्विड में से या दो मिसिबल लिक्विड से उनमें से दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करने वाले हैं वो प्रोसेस है हमारे लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की पर्पज़ से। अगर हम देखें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए अगर हम देखें तो हम ए से दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा, जिसके बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए या डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। सेम बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को हम कभी सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ना केमिकली और ना ही फिजिकली। क्लियर। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। हमारे पास दो एक लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो लेस होना चाहिए, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा हाई होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दो ऐसे लिक्विड लेना जिसमें एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और सॉरी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या होना चाहिए, मोर वोलेटाइल होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, लेस वोलेटाइल। तो अगर कोई भी लिक्विड मोर वोलेटाइल है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, लेस बॉइलिंग पॉइंट। और अगर कोई लेस वोलेटाइल है कोई लिक्विड तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या, सबसे पहले जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस साइंटिस्टों के द्वारा अपनाई गई थी वो ये थी कि उन्होंने क्या किया था कि दो इस टाइप के वेसल लिए थे। कुछ इस टाइप की प्रोसेस उनके द्वारा अपनाई गई थी। तो इसमें क्या था, जैसे मान लीजिए जो दोनों लिक्विड है उसमें लिक्विड ए जो है वो हमारे पास 20% है और लिक्विड बी जो है वो हमारे पास 80% है, ठीक है। अब 20% लिक्विड है और कैसा है वो, मोर वोलेटाइल है, मतलब उसकी बहुत ही फास्ट वेपर बनेगी। तो यहाँ पे क्या करा, उस 20 यहाँ पे मिक्सचर है 20 + 80% के सॉल्यूशन का मिक्सचर इसके अंदर भरा होता है। इसे टेम्परेचर दिया जाता है। तो हमें पता है जो 20% वाला लिक्विड है हमारे पास वो मोर वोलेटाइल है, मतलब उसकी वेपर जल्दी बनेगी। तो कम बॉइलिंग पॉइंट पर भी वो क्या करेगा, जल्दी से वेपर बना लेगा। तो जल्दी वेपर बना के आएगा। तो मान लीजिए इसकी अभी यहाँ पे वेपर मान लीजिए 70% वेपर बन चुकी है। जो 20% हमारे पास लिक्विड था मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 20 ml लिक्विड ए है और 80 ml लिक्विड बी है। तो 20 ml लिक्विड जो था उसकी उस 20 ml लिक्विड की लगभग 70% वेपर क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक में बन गई। अब क्या होगा, यहाँ से वेपर जाएगी, यहाँ जाएगी और वापस कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो यहाँ पे वापस उसे क्या देंगे, हम हीट देंगे, यहाँ पे फिर गर्म होगा और वापस लेस वोलेटाइल जो है उसी की वेपर बनेगी और लगभग मान लीजिए कितनी बन गई, 90%, ठीक है। 90% बोले या हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए 100% वेपर यहाँ पे इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब क्या होगा, वेपर यहाँ से वापस निकल के कहाँ जाएगी, 100% वेपर बन गई किसकी, इस वाले लिक्विड की बनी, क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट पे तो हम गए ही नहीं अभी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है ना। तो कम टेम्परेचर पे भी ये क्या बनाएगा, वेपर बना लेगा।
तो वेपर बना के यहाँ पे 70% लाया, वापस आया, वापस गर्म करा, फिर वही टेम्परेचर मिल गया, तो वापस उसकी वेपर बन गई और 100% वेपर बन के यहाँ से निकल गई और ड्रॉप्स के रूप में कहाँ पे हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया उसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है प्रॉब्लम ये आई कि वेपर जो निकल के वापस यहीं है, यहाँ नहीं जाएगी कि वापस यहाँ भी जा सकती है ना। इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा चेंज किया। वो चेंजेस क्या था वो हम देखेंगे। इन्होंने क्या किया, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, इस टाइप से डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया और इस तरह से उसमें क्या करा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिया। और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ मैं बाहर से एक ट्यूब को जोड़ा और जिसको क्या किया यहाँ पे कंडेंसर का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ कंडेंसर मान सकते हैं अपन के, यहाँ कंडेंस हो रही है। कंडेंस करना मतलब क्या करना, सघनता लाना, टेम्परेचर को ठंडा करना, ठीक है। जैसे वेपर गर्म बन के आएगी तो ये कंडेंसर क्या करेगा, उसको कंडेंस करके ठंडा कर देगा, तो वो ड्रॉप्स बन के यहाँ जमा हो जाएगी इस वाले वेसल के अंदर। अब इसमें क्या भरा होता है, वो लिक्विड भरा होता है, लिक्विड A जो 20 ml है हमारे पास और लिक्विड B जो 80 ml है, और ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, टोटल 100 ml बना रहे हैं, ठीक है। तो अब दोनों अलग अलग है पर मिक्सचर तो एक ही है ना, तो दोनों में से अलग करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरह से इसको फिट कर दिया जाता है, एयर आने की संभावना को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। अब क्या होता है, इसमें ग्लास बीड्स भर दी जाती है। ये क्या है हमारा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना। यहाँ क्या होती है, ग्लास बीड्स भर दी जाती है। ग्लास बीड्स मतलब छोटे छोटे कांच के टुकड़े इसमें भर दिए जाते हैं इस तरह से। और इसको ये फ्रैक्शन में डिवाइडेड होता है, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस में क्या होता है, ये डिवाइड होता है, ठीक है। अब जैसे ही इसे टेम्परेचर दिया जाएगा तो टेम्परेचर देने पे क्या होगा कि वेपर बनेगी। तो वेपर क्या करेगी, ये जो ग्लास बीड्स हैं, इन ग्लास बीड्स के ऊपर क्या हो जाएगा, वो वेपर जो है वो इसके ऊपर अटैच हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे 40% वेपर बन के अटैच हो गई, ठीक। अब ये ठंडी होगी तो ठंडी, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था लेकिन यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, तो ठंडी होगी तो ड्रॉपलेट्स के रूप में जमा हो जाएगी। लेकिन वापस यहाँ से वेपर बनती हुई आ ही रही है, कंटिन्यूटी में वेपर बनी रही है, वो आएगी तो वो वापस गर्म होगी, इसके ऊपर जो ग्लास बीड्स के ऊपर जो ड्रॉप है वो वापस गर्म होगी, तो वापस वेपर बनेगी। तो यहाँ आते आते कितनी बन गई, मान लीजिए 70% यहाँ पे वेपर बन गई, ठीक। फिर यहाँ पे भी वो ठंडी हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर कम मिलेगा, वेपर तो कंटिन्यूटी में यहाँ से आ रही है गरम गरम, तो ये क्या करेगी, इसको भी गर्म कर देगी, फिर और ज़्यादा वेपर बनेगी। तो मान लीजिए यहाँ 90% वेपर बन गई। फिर ऐसे ही जो प्रोसीजर यहाँ हो रही है वही की वही प्रोसीजर कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ड्रॉप्स बनेगी अब वो क्या होगी, वेपर के कारण गर्म होगा। तो ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, हर एक फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के कारण जो है वो गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, मतलब गर्मी आने लगेगी, गर्म हो जाएगा माहौल, पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाएगा, हॉट एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली जो वेपर बन के निकलेगी वो वेपर बन के कहाँ निकलेगी, यहाँ निकलेगी। यहाँ से निकल कर यहाँ पर ठंडी होकर ड्रॉप्स के रूप में क्या हो जाएगा, वो लिक्विड यहाँ पे इस वेसल में जमा हो जाएगा। कौन सा वाला लिक्विड हो जाएगा, ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो मोर वोलेटाइल है, उसकी वेपर जल्दी बनेगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, इसका हो गया 150 डिग्री सेल्सियस और ये हमारे पास है 200 डिग्री सेल्सियस वाला। तो लिक्विड ए अगर 150 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बना रहा है, तो जैसे ही 150 डिग्री पे बनेगा तो लिक्विड ए उसके अंदर से वेपराइज होने लग जाएगा, ठीक है। और जब तक टेम्परेचर 200 डिग्री तक पहुंचेगा तब तक तो लिक्विड ए जो है वो पूरी तरह से वेपराइज होकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो मैंने वही बताया कि अगर कोई लिक्विड मोर वोलेटाइल है
तो उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉरी लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा मतलब कम होगा, और लेस वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके बिहाफ पे हमने क्या करा, दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करा। हमने पहले लिक्विड में लिक्विड डाल के सॉल्यूशन बनाया था। अब जो सॉल्यूशन बने हुए लिक्विड्स हैं उनमें से दोनों लिक्विड्स को हमने क्या करा, सेपरेट किया। किस टेक्निक के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स के द्वारा। पहले जो टेक्निक यूज़ की गई थी उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वेपर को लेकर। वेपर के लिए दो रास्ते थे, दो वे थे निकलने के लिए, एक आने के लिए था और एक वेपर को बाहर जाने के लिए था। लेकिन क्या हुआ कि आने वाले रास्ते से भी वेपर बाहर जा सकती है, इसलिए उससे क्या कर दिया, ड्रॉप करके एक नया डिस्टिलेशन प्रोसेस लाया जिसे बोला गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं, जिसमें ग्लास बीड्स भरी जाती है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। एक अलग वेसल लिया जाता है ताकि जो वेपर बन के जो पहला लिक्विड निकलेगा वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, और जो बचा हुआ लिक्विड रहेगा वो लिक्विड क्या रहेगा, यहाँ पर बी लिक्विड रहेगा। क्लियर। तो ये हमने बात करी सॉल्यूशन के बारे में। अब सॉल्यूशन को लेकर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे कुछ चर्चा करेंगे हम। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, क्योंकि कोई भी लिक्विड अगर है तो वो लिक्विड वॉल्यूम कंटेन करेगा, और किस तरह से उन्हें वॉल्यूम कंटेन करने पर किस प्रकार से एनालाइज किया जाएगा, वो सारी टेक्निक को हम अब यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। नॉर्मली हमारे लिए जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है हम एसिड और बेस को लेकर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एसिड है मेरे पास और मेरे पास है एक बेस। एसिड में मैंने क्या लिया, HCl, और बेस में हमने क्या लिया, NaOH। ठीक, HCl मेरे पास 20 ml है और NaOH मेरे पास 25 ml है। इसकी नॉर्मलिटी मुझे गिवन है n/10, पर इसकी नॉर्मलिटी मुझे नहीं पता है। तो समझ रहे हैं ना आप। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक एसिड है, एक बेस है, एसिड HCl, बेस NaOH, 20 ml HCl है, 25 ml NaOH है। हियर नॉर्मलिटी इज गिवन बट हियर इज नॉर्मलिटी इज नॉट गिवन। तो हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, इस वॉल्यूम के अंदर हमें क्या है, नॉर्मलिटी को एनालाइज करना है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर वॉल्यूम के डिफरेंट फीचर्स को एनालाइज करना क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये नॉर्मली किस बेसिस पे मतलब हम फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मली टाइट्रेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, अब टाइट्रेशन मेथड के द्वारा होता क्या है, जैसे टाइट्रेशन करना है तो हमारे पास क्या होता है, एक ब्यूरेट होती है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक बीकर होगा या फ्लास्क ले सकते हैं। ब्यूरेट हमारे पास कितने ml की होती है, लगभग 50 ml की, 0 से लेकर 50 तक यहाँ पे काउंटिंग होती है। ब्यूरेट नॉर्मली 50 ml की ब्यूरेट ही यूज़ की जाती है टाइट्रेशन के लिए। 25 ml की भी होती है, पर 50 ml मोर कंफर्टेबल फॉर अस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने बेस कैसा लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब इसकी क्वांटिटी या इसकी स्ट्रेंथ हमको पता होगी। ठीक है, जैसे स्ट्रेंथ पता होगी मतलब जैसे नॉर्मलिटी पता है इसकी कि कितना स्टैंडर्ड है तो n/10 है, लेकिन इसका नहीं पता है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, अननोन हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, HCl लिया। ठीक, अब क्या होता है, बेस और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, बेस जैसे इस नॉब को हम खोलेंगे तो ड्रॉप वाइज बेस जो है वो इसके अंदर गिरने लगेगा। तो बेस के गिरने पर क्या होगा कि ये HCl के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कंप्लीट होने लगेगी। मतलब HCl जो है न्यूट्रल होना स्टार्ट होगा। लेकिन क्या होगा, कब एसिड हमारे लिए न्यूट्रल हो गया उसका हमें पता कैसे चलेगा कि न्यूट्रल हो गया, क्योंकि ड्रॉप तो गिरती जाएगी और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा नहीं कि हाँ ये HCl, कोई बोलेगा तो है नहीं हमसे कि भैया मैं न्यूट्रल हो गया हूँ, नहीं, हमें पता कैसे चलेगा। तो उससे का कारण क्या है, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इंडिकेटर डालेंगे।
इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर क्या करता है, जैसे गाड़ियों के अंदर इंडिकेटर होता है ना, बाइक्स वगैरह या स्कूटी वगैरह कार वगैरह जो भी होती है उनके अंदर इंडिकेटर होता है। जैसे अगर हमें लेफ्ट टर्न होना है तो हम लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन करते हैं, तो जिससे पीछे वाले को हम इंडिकेट कर देते थे भैया सामने हम इधर इस साइड में टर्न होना, हम इस साइड में टर्न होंगे, ठीक है। अगर ये इंडिकेट नहीं करेंगे तो सामने पीछे वाला क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारे साथ आके टकरा सकता है, ठीक। तो वैसे क्या होता है, इंडिकेट करना मतलब नोटिस देना या सूचना देना। तो वैसे ही इंडिकेटर क्या करेगा, जब ये इसको न्यूट्रलाइज कर चुका होगा तब ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा, आपको नोटिस देगा कि द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो कलर दे सकता है, कौन सा कलर देगा, पिंक दे सकता है, पर्पल दे सकता है, ऑरेंज दे सकता है। डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो डिफरेंट कलर्स को देते हैं। तो इस बिहाफ पे हम क्या बता सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम जो है टाइट्रेशन मेथड के द्वारा पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड का वॉल्यूम निकालते हैं, इंडिकेटर का यूज़ करते हैं ताकि वो ये बता पाए कि जो रिएक्शन आपने परफॉर्म की है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब ये तो हुआ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या है टाइट्रेशन में नॉर्मली यूज़ किया जाता है। वो फार्मूला होता है N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, क्लियर। N मतलब नॉर्मलिटी, V मतलब होता है वॉल्यूम। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक एसिड है और एक बेस है, ठीक है। आप इसको एसिड ले सकते हो, इसको बेस मान सकते हो, इसको बेस मान के इसको एसिड मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। N मतलब नॉर्मलिटी, अगर हमको ये अगर देखना है तो ये किसके लिए मान सकते हैं, चलो मान लो हमने ये किसके लिए माना, एसिड के लिए, और ये किसके लिए माना हमने, बेस के लिए। तो N मतलब नॉर्मलिटी, एसिड की नॉर्मलिटी दी हुई है क्या, नहीं दी है, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम इसको क्या मानेंगे, N1 ही रखेंगे। लेकिन इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो बेस की नॉर्मलिटी दी है n/10, n/10 लिखो या 1/10 लिखो, बात एक ही है। n/20 होगा तो भी हम उसको क्या लिखेंगे, 1/20, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, n/20 या n/10 मतलब 1/10 की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/10 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, 25 ml, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, ठीक। हमें क्या करना है, N1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/10 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 20, कैंसिल आउट कर दो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन N1 इज इक्वल्स टू 1/8। समझ गए, ये नॉर्मलिटी कितनी आ गई, 1/8। जैसे यहाँ पे तो ये क्या लिख सकते हैं अपन इसको, ये नॉर्मलिटी आई n/8 भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, 1/8। लेकिन इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 0.125 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो द नॉर्मलिटी इज 0.125 नॉर्मल, ठीक है। और कैपिटल N से इसे शो करते हैं, क्लियर। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से कर लिया। हमने क्या करा कि यहाँ पर हमें जो चीज़ गिवन थी उसके बेसिस पे हमने क्या करा, किसी अननोन कंपाउंड की नॉर्मलिटी को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब क्या हुआ, जैसे मान लो ये एसिड है तो इस एसिड के अंदर हमको ये 25 ml लिया हमने इसके अंदर, लेकिन ये कैसा है, n/10 है, लेकिन ये कितना ले रहे हैं हम, ये 20 ml ले लिया। लेकिन जो नॉर्मलिटी यहाँ है वो नॉर्मलिटी यहाँ गिवन नहीं है, तो हमने इसकी नॉर्मलिटी निकाल ली, हमने वॉल्यूम को क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं, और ये जो पूरा फिनोमेना है ये क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को लेके काफ़ी सारी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको ये जो है चैप्टर में हमने जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ी है और जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेके वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।